ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। गुरु गोविंद जी कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद यानी भगवान अगर साथ खड़े हो तो पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। तो दोहे में यूँ कहा गया है कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि गुरु के आशीर्वाद और दुआओं से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में एक टीचर की क्या भूमिका होती है। वो बच्चे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और आयाम छू सके। दर्शकों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, रंजीत कुमार सिंह, इनके बारे में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये टीपीएस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सब कार्यक्रम का आगाज़ मैं आपसे ये जानकर करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने मुझे प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बाद आपने अपना कॉलेज कहाँ से किया, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं अपना जीवन का पढ़ाई स्टार्ट किया 1955 में। मैंने पटना कॉलेजिएट स्कूल में 6ठे क्लास में एडमिशन लिया। 9 साल उम्र मेरा था, और 1960 में मैं 14 साल उम्र में वहाँ से मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैं फिर बीएन कॉलेज से ऑनर्स किया, फिर एमएससी किया पटना यूनिवर्सिटी से, और 1968 में प्रोफेसर बन गया यहाँ टीपीएस कॉलेज में। मैथ के हेड थे हम। और कॉलेज के बाद स्कूल के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है। जहाँ से हम पास किए वो स्कूल 188 ईयर्स पुराना है, और बिहार का सबसे पहला सेकेंडरी स्कूल है, और हिंदुस्तान का 5वां। और इस माने में न्यूक्लियस स्कूल का है कि दो भारत रत्न उस स्कूल ने पैदा किया। एक विधान चंद्र राय जो पहला चीफ मिनिस्टर हुए बंगाल के, और दूसरे जयप्रकाश नारायण। ये दोनों भारत रत्न मिले, और दोनों हमारे स्कूल से मैट्रिक पास किए। सर, आपने अपने स्कूलिंग लाइफ के बारे में तो बता दिया, आप साथ ही हमारे दर्शकों को आप अपने टीचिंग करियर के बारे में बताइए। टीचिंग के ये जो आपका जो सफ़र था, जो आपने 33 साल बच्चों को पढ़ाने में निकाला है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। टीचिंग तो हमारा 38 ईयर्स रहा। मैंने ज्वाइन किया 67 में, और 6 जनवरी 2006 में रिटायर किया। तो टीचिंग आज भी मैं समझता हूँ कि जो शिक्षक घर से तैयार होकर जाते हैं क्लास में, आज भी बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं क्लास बिना तैयार हुए नहीं जाता था, और बहुत मैंने इन्जॉय किया 38 ईयर्स अपने टीचिंग के लाइफ को। और शिक्षक का सबसे ये है कि इज्जत बहुत मिलती है। और बहुत सही अभी मुस्कान ने कहा कि शिक्षक ही तो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, हाईकोर्ट जज सब बनाता है। हमको किसी ने नहीं बनाया, हमने उनको बनाया है। तो इसमें सर्वोपरि शिक्षक है। और कहा भी गया है कि हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तो एजुकेशन ही तो डॉक्टर बनाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। कोई मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक बहुत बड़े आदमी हैं। सही है कि बिना शिक्षक है ना कोई डॉक्टर नहीं, इंजीनियर कोई नहीं बनेगा। इसलिए इस माने में तो सर्वोपरि ये जॉब है, और मैं चाहता हूँ कि फिर मरने के बाद जन्म लूँ तो शिक्षक ही बनूँ। सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शिक्षक है वो सर्वोपरि है। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो हमारे आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो गणित से बहुत ज़्यादा भागते हैं। उनको जो ये गणित सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। और हालांकि आपने जो बच्चों को 33 या 36 साल है जो बच्चों को गणित पढ़ाए, तो क्या आपका बचपन से ही गणित की तरफ रुझान था? ये बिल्कुल सही है। किसी बच्चे का आप ये बता दें, हम तो बहुत तजुर्बे की बात कर रहे हैं। ये बाय बर्थ टेस्ट होता है। तो जिस बच्चे का जिसका टेस्ट है वही पढ़ना चाहिए। कभी भी गार्जियन को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं तो अनुभव कर चुका हूँ, बहुत से केसेज हैं। यहाँ समय नहीं इतना बोलने का हमको है कि कभी भी तो गणित है डिफ़िकल्ट, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो गणित पढ़ लिया वो कोई चीज़ पढ़ सकता है। गणित ही फिजिक्स, केमिस्ट्री सब ये है। तो टेस्ट के हिसाब से ही जो गणित जिसको नहीं अच्छा लगे कभी उसको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा आपको साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़िए, डॉक्टर बनिए। इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती करके, जैसे कुछ मैं उदाहरण दे दूँ अपना, हमारे पिताजी हमको इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये सच्चाई है। और उस ज़माने में, आज तो थोड़ा इसकी कमी आई है, नए लड़के इसको बुरा नहीं मानेंगे। तो फादर कहेंगे नहीं तुमको इंजीनियर बनना है। मेरी हिम्मत नहीं थी कहने का कि हम नहीं बनेंगे। तो कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ, तो उन्होंने हुआ कि जाओ इम्तहान देने के लिए। अब आपसे हम चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, और इम्तहान हॉल में नहीं गए। वो विवेकानंद झा करके मेरा दोस्त था, पुलिस इंस्पेक्टर का लड़का, गोपाल बाबू डॉक्टर पद्मश्री है, उनका अपना साला है, नाम भी मैं ले रहा हूँ। उसी के यहाँ जाकर रहा, शाम में लौट कर बाबूजी कह दिया कि एग्ज़ाम देखे हम चले आए। क्योंकि गार्जियन की हिम्मत नहीं थी कहने की कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो वो भी खुश हो गए, हम तो कम्पीट करेंगे, दाने ही दिए थे। तो ये है कि हमको टेस्ट था लेक्चर प्रोफेसर बनने का, और पिताजी को इंजीनियर बनाने का। लेकिन हमने उनके साथ ब्लफ किया, और भर दिन गायब रहे, रात शाम में बोल दिया गया एग्जाम चले आए। ये मेरी जीवन की कहानी है। तो बनना चाहता था, मैं प्रोफेसर बन गया।
सर आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कहा कि जो आपके पेरेंट्स थे वो चाहे से बहुत देखा जाता है आजकल कि पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, बच्चा आगे जाके बनना कुछ और चाहता है। हर बच्चे का बचपन से सपना होता है कि बड़े आगे जाके हम ये आईएएस बने, डॉक्टर बने या कुछ भी बने। तो और टीचर को हमेशा जो सेकेंडरी ऑप्शन में रखा गया है, हालांकि आपने जो टीचिंग को ही अपना करियर बना लिया। तो उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप जो अपने हॉबी को अपना करियर बनाना चाहते हैं? ये मसला बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गहरा है, बहुत 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 गहरा है। इसके लिए तो अलग से 1 घंटा समय चाहिए हमको बोलने के लिए, इसलिए हम शॉर्ट कर दें इसको। ये इंसान को व्यवहारिक होना, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आपका हॉबी है, लेकिन इंसान को ज़िंदा रहने, कठोर सत्य है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे का गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। तो पैसा चाहिए, तो आपका हॉबी ऐसा है कि आप उसमें, जैसे हमारा हॉबी था फिल्म गाना गाना, फिल्म में जाना, लेकिन हमारी उस समय ऐसी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, रिस्की था बहुत। तो रिस्की था तो मैं सोचा कि नहीं, ये बहुत रिस्की है, उसमें हम कितना आगे बढ़ेंगे तो दाना पानी बंद हो जाएगा, तो ज़िंदगी बर्बाद। कितने लोग बर्बाद हो गए, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अपने इच्छा को हमने कंट्रोल किया और प्रोफेसर बनना था, बन गए। इसलिए कभी भी हॉबी के ऊपर तय करना सिर्फ है तो ये रोजी रोटी के हिसाब से सोच के तय कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए हर किसी भी चीज़ में, तभी वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और फ्यूचर में जाके अच्छा करेंगे। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, आज के तौर पे हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो बात हम कोचिंग क्लास की करें, ऑनलाइन क्लास की करें, इंटरनेट की करें, गूगल, हर चीज़ हमें जो चाहिए हमें तुरंत मिल जाता है। लेकिन तब के समय में जो ये सारी चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तो अब तब जब बच्चों को मुश्किल पड़ती थी कोई भी सवाल के लिए जानने के लिए, आपको ही अगर हम आपकी बात करें तो आप इन सब चीज़ों का आंसर कैसे ढूंढते थे? क्या कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता था? उस ज़माने में ये सब तो नहीं था, बिल्कुल सही बात है। तो क्लासरूम में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता था और उसी दिन घर आकर उसका नोट तैयार करते थे। पहले के ज़माने में नोट बहुत तैयार होता था, जो अब बच्चे तैयार नहीं करते हैं। हम लोग सारी चीज़ का नोट तैयार कर लेते हैं, हर चीज़ का। अब बच्चे, हम भी देखते, मेरे घर में बाल बच्चे नहीं तैयार करते हैं। तो उस ज़माने में वही सहारा था कि ध्यान से क्लास में पढ़ा जाए और उस डेली आकर उसका पूरा नोट बनाना, यही तरीका था हम लोग के लिए, और कोई तरीका नहीं था उस समय। सर आपने नोट बनाने की अभी बात कही, तो साथ ही ये भी जानना चाहूँगी जो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना कितना ज़रूरी है? रिवीजन तो वही कुंजी है सक्सेस का। जो लड़के हर 15 दिन पर कम से कम रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हो सकता है कि बहुत पढ़े हुए हों, लेकिन वो क्लास में प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। ये तो मैं भोग चुका हूँ, सब मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप इतना धनवान है लेकिन आप बांट नहीं पूछ सके, ज्ञान बहुत है लेकिन आपको याद नहीं है। तो रिवीजन से बढ़ के टीचिंग में दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं है। जो लड़के हर 15 दिन पर अपने पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज नहीं करेगा तो एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। सर अभी आपने जो बच्चे के रिवीजन के बारे में बताया, साथ ही एक शिक्षक के लिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले रिवीजन करना कितना ज़रूरी है? मैं तो इसके पहले भी चर्चा हुई तो मैंने कह दिया, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो शिक्षक क्लास में घर से पढ़ के नहीं जाते हैं टॉपिक को, वो कभी अच्छे शिक्षक हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या केमिस्ट्री कोई हनुमान चालीसा तो नहीं ना है कि डेली पाठ करते हैं उसका हम। इसलिए जो शिक्षक ऑनेस्ट हैं वो बिना पढ़े क्लास में नहीं जाते हैं और कभी जाना भी नहीं चाहिए। जो शिक्षक नहीं पढ़ते हैं क्लास में अच्छा टीचर कभी नहीं होते हैं। तो इससे सर हम ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में रिवीजन करना किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो बात शिक्षक की हो या चाहे वो बच्चे की बात हो। तो साथ ही ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि कोई भी आज के जो हमारे वृद्ध पीढ़ी हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनके दिनचर्या में काफ़ी कुछ बदलाव आता है। एक टाइम रहता है जब वो दिन भर काम करते हैं और जस्ट उसके बाद है जो रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ भी काम करने को नहीं होता। इस वजह से ही उनका ध्यान है जो इधर उधर लग जाता है और मतलब बाकी चीज़ों में कुछ काम नहीं होता है करने को। तो आप खुद को बाकी चीज़ों में इंडल्ज रखने के लिए, खुद को बिजी रखने के लिए या फिर खुद का मन बहलाने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? मेरा अपना अनुभव है कि इंसान का बायोलॉजिकल रिलेशन के अलावे, पत्नी हुई, बाल बच्चे हुए, नाती पोता जो हो, बायोलॉजिकल रिलेशन के अलावे भी जिस इंसान को जीवन में एक अच्छा दोस्त नहीं मिला और जिस इंसान का कोई हॉबी नहीं है वो आदमी बदनसीब है। ये जिसको हॉबी जीवन में है वो कभी अकेला नहीं होता है। और मुझे हॉबी है बचपन से, तो मेरी हॉबी है गाना गाना, मेरा हॉबी है नेचर, पेड़ पहाड़ पौधा, ये बचपन से 100% डूबे हुए हैं। तो आज मेरी पत्नी
गुजर गई 51 ईयर्स के बाद। वो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट वुमेन्स को, आशा सिंह। उनकी याद में हमने एक राजगीर में बहुत बड़ा महल बनाया है, आशा बसेरा राजगीर डेरा। इतना रमणीक है कि वहाँ जाने में तो लगता है कि हमको अकेले भी छोड़ दे 10-20 साल तो हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसान की मनोवृत्ति होनी चाहिए खुश होने का। खुशी तो गिर रहा है ऊपर से, आपके पास नेट नहीं है उसको छानने का। इसी में हम खुश हैं कि हम 78 ईयर्स में हैं, तो मेरे उम्र का आदमी 4% जिंदा है। 97 आज 96 आदमी दुनिया में नहीं है, यही बहुत हम खुश है। खुश होने के लिए आई एम हैप्पी हम जिंदा है। तो हॉबी हमारा है गाना और प्रकृति से प्रेम, ये दो हमारे बचपन का हॉबी हैं। और दोनों अभी हम बहुत बिजी रहते हैं। कभी अभी पटने में रहते हैं 15 दिन एक बेटी हम रांची वहाँ जाते हैं, फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं, फिर 1 साल इंग्लैंड जाते हैं। तो हम घूमते रहते हैं। जिस पानी में हल्फा है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। जिस जीवन में हल्फा है, एक्टिविटी है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है और कभी बोर नहीं होता है, कभी अकेला नहीं होता है। उस पर एक बात और नुकसान तो कह दें सर, अभी आपने हॉबी के बारे में बताया, तो मतलब कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए हॉबी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कैसा भी हो, लिखना हो, पढ़ना हो, गाना हो। और साथ ही आपने अभी पढ़ने की बात की, तो आपके फेवरेट लेखक के बारे में मैं आपको जानना चाहूँगी। हाँ, ये बहुत ही एकेडमिक क्वेश्चन तुमने किया है, बहुत ही एकेडमिक। किसी इंसान के जीवन में कौन सा कवि, कौन सा गायक प्रिय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे जीवन में नंबर 1 कवि मैं मानता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर को, मेरे जीवन में। दूसरे नंबर पर दिनकर जी हैं, फिर बाकी लोग हैं। टैगोर को मैं इसलिए मानता हूँ, इज्जत करता हूँ कि टैगोर लाइवली आदमी थे। वो 88 ईयर्स की उम्र में जिन्होंने कहा शायद तुम नहीं कोई पढ़ोगे, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम बहुत से पूछते हैं, लोग नहीं जानते हैं। टैगोर ने 88 ईयर्स में कहा था कि इंसान को जो भगवान ने बनाया है उसको घर से बाहर निकले तो सच धस के निकलना चाहिए। क्योंकि इंसान अपना ऐनक में चेहरा नहीं देखता, दूसरे उसको चेहरा को देखते हैं, तो उसको चेहरा उसको अच्छा लगना चाहिए ना, सुंदर लगना चाहिए। सर, आपने लेखक की बात की। हम सभी जानते हैं कि एक जो लेखक या एक जो कवि होते हैं वो चीज़ों को इस कदर लिखते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ों को भी वो है जो बहुत सुंदर बना देते हैं। और हम जानते हैं कि आप गाना भी पसंद करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर सुनाना चाहें तो प्लीज़। मैडम के बाद एक गाना खास हम गाते रहते हैं, गुनगुनाते हैं, तो अच्छा लगता है कि मेरे साथ हैं। मैं उस गानों को दर्शकों को सुनाता हूँ। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई सहबाती नहीं। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए। एक जान और लाख गम घुट के रहे जाए न दम, आओ तुमको देख ले डूबती नजरों से हम, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में हो गए। सर, क्या खूब है आपने। आपकी वाइफ भी आज जहाँ होंगी वो सुन के बहुत खुश होंगी कि गाने के माध्यम से ही सही आप उन्हें हमेशा याद करते हैं। और साथ ही सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि गणित और जो संगीत है एक दूसरे से पूरक है। हम ये एक कोट भी कहा जाता है कि एट सम लेवल ऑल म्यूज़िक इज़ मैथ्स। तो आप इसके जीते जाते एक एग्जाम्पल भी हैं, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही तुमने कहा। इसका तो वैज्ञानिक प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ, कहानी किस्सा ये नहीं है, प्रूफ है कि संगीत का ये रिश्ता है इंसान के जीवन से
कि रसा में फॉरेन कंट्री में जब खेती होती है तो वो बाली जब ये मकई में जब बाली दूध आता है तो म्यूजिक बजाया जाता है खेत में, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो डेयरी फार्म है वहाँ जब गाय को मिल्किंग किया जाता है तो वहाँ म्यूजिक दिया जाता है, उससे उसका दूध बढ़ जाता है। ये सब साइंटिफिक प्रूफ है, ये कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आदमी को जीवन में कभी बोर नहीं होता है। और अभी जर्मनी में रिसर्च हुआ है, उसमें डिटेल आया है कि संगीत से कितना याददाश्त बढ़ता है, इंसान का अकेलापन दूर होता है। तो इससे अच्छा इंटरटेनमेंट और सस्ता, अब फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ग्राउंड चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए खुशी चाहिए। और मैं परिभाषित कर दूं, आई वुड लाइक टू डिफाइन संगीत। ये गीत हम गाते हैं, संगीत नहीं है। नाचना संगीत नहीं है। गाना, जब एक साथ गाना, नाचना, बजाना तीनों होता है उसको संगीत कहा जाता है। दिस इज, मैं गा रहा हूँ जिससे संगीत, ये गाना है, गीत है, संगीत नहीं है। संगीत मैंने संगत, तीनों चीज़ का संगत हो, नाचना भी हो, गाना बजाना, इसको संगीत कहते हैं। इसको हमने बहुत, लंदन गए थे तो वहीं एक किताब पढ़े थे, आज तक हिंदुस्तान तो नहीं पढ़े, वहाँ था ही, उसी को हमने किया। तो इस सिंगर, और फिर देखो संगीत से रिश्ता क्या है, इंसान का जन्म लेना और मृत्यु से संगीत जुड़ा हुआ है। जैसे जब आदमी जन्म लेता है तो छठी होता है, बड़ी होता है तो संगीत होता है। इंसान को अपने को इजहार करने के लिए दुख या सुख, वो संगीत ही माध्यम है। वो मटन और चिकन खाकर नहीं, उसको नहीं कहता है। तो छठी बड़ी हुआ तो गाना हुआ, शादी हुई तो संगीत हुआ। जब लड़ाई के मैदान में अटैक करता है तो नौ निहाल सत श्री अकाल, अटैक, फायर, वहाँ भी संगीत होता है। जब धान की खेती होती है, औरतें जो करती हैं तो संगीत कोरस गाती हैं। जब छत का पिटनी होता था, पहले अब तो मशीन आ गया, पिटनी होता था तो संगीत है। और लोग रस्सी खींचता, हेलो भाई हाई यो, हेलो भाई हाई यो, ये भी संगीत है, ये भी संगीत है। और अंतिम संगीत है निर्गुण, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यह भी संगीत है। तो इंसान का आना और जाना सबके साथ संगीत जुड़ा हुआ है। सर, ये चीज़ आपने बहुत ही सही और एक अच्छी चीज़ कही है कि हर चीज़ में संगीत है, बस हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए। चाहे वो बात शुरू गाने की हो, काम करते वक्त हो या मृत्यु के वक्त हो, हर चीज़ में ही संगीत है। तो सर, हमारे पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है, तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं पिताजी का एक चिट्ठी पढ़ता हूँ, बहुत ही बाइबिल है मेरे लिए, ये गीता से कम नहीं है। सुनिए, पिताजी हमको लिखे थे, घर की 3 कुंजियाँ। घर का आकर्षण संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है, और जिसका घर आकर्षक है उसे किसी काल्पनिक स्वर्ग के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आकर्षक घर क्या होता है? आकर्षक घर वह है जिसमें रहने वाले के मन में यह इच्छा हो कि वो हमेशा वहीं रहे। दूसरे शब्द में, जिस घर से उसके रहने वाले अभी कभी अलग होना नहीं चाहें। जिस घर में पति पत्नी और बच्चों में सद्भाव है कि एक होकर रहें, जहाँ यह सद्भाव है, वह यदि मामूली झोपड़ी भी है तब भी वह आकर्षक घर है। जहाँ यह सद्भाव नहीं है, वह धन से भरा महल तब भी आकर्षक घर नहीं है। उम्मीद कम करो, यह आकर्षक घर का पहला नियम है। मांगों को पूर्ति चाहते हैं, नहीं पूर्ति होती है, निराशा हो जाती है, और यह निराशा घर को, आकर्षण को खा जाती है। इसलिए उम्मीद कम कीजिए। घर के हर आदमी को कुछ अपनी आदतें होती हैं जिन्हें वह बदल नहीं सकता। कुछ आदतें तो घर में दूसरों के अनुकूल पसंद होती है, पर कुछ प्रतिकूल नापसंद भी। आकर्षक घर वह है जिसमें हर आदमी दूसरे के नापसंद आदतों को सहने की आदत डाल दे, वही आकर्षक घर है। रहन सहन के शब्दों में छिपी, हमारे पिताजी मुझसे पूछे, प्रोफेसर रहन सहन का माने समझते हो? हम नहीं जवाब दे सके। अब उन्होंने कहा, रहन सहन के शब्द में छिपी हुई कुंजी रहना सहना जोड़ा है। इसका मतलब है कि जिस किसी के साथ रहना है उसको सहना है। स्त्री अगर पुरुष का नहीं सह सकता है तो साथ में नहीं रह सकता, डाइवोर्स होगा। यह कहना कि रहने की स्थिरता, सर्टेनिटी, सहने की शक्ति पर निर्भर करता है। जो सह नहीं सकता है वो देर तक किसी के साथ रह नहीं सकता है। इसलिए आकर्षक घर वह है जिसमें रहने वाले एक दूसरे के मनपसंद आदतों को सुख आनंद ले और नापसंद आदतों को सहने की कला जानते हैं। नापसंद आदतों को सहना भी एक कला है। कुछ भूल जाएं, कुछ याद रखें। तथ्य यह है कि घर में जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा बातें तो ऐसी होती हैं जो मीठी होती हैं, पर कुछ बातें कड़वी होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बातें मीठी होती हैं उन्हें हम याद रखें, और जो बातें कड़वी हैं उन्हें हम भूल जाएं। पर होता यह है कि हम याद रखने की बातों को भूल जाते हैं और भूल जाने की बातों को याद रखते हैं।
मीठी बातें भूल जाते हैं और कड़वी बातों को याद रखते हैं। बस इससे घर का आकर्षण नष्ट हो जाता है। अतः नापसंद बातों को, नापसंद आदतों को भूल जाना चाहिए, यानी उन्हें सहने की आदत डालना चाहिए। तभी यह कला है, आकर्षक है। आकर्षक घर की कुंजी रहना, दूसरा सहना, तीसरा कहना। तीसरा कहना, रहना सहना के साथ कहना का यही तत्व है कि हम क्या कहते हैं इसका उतना महत्व नहीं। महत्व इस बात की है कि कब कहते हैं और कैसे कहते हैं। बेवक्त बेढंग होने के कारण सही बात भी दुखद और सत्यानाश का जड़ हो जाता है। सर, आपके पिताजी ने जो ये लेटर दिया है, ये किसी धन या संपत्ति से कम नहीं, क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो उसके बारे में कुछ बोलना भी हम शायद नहीं बोल पाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं। और एक चीज़ इसमें लिखी थी कि मन की शांति बहुत ज़रूरी है। आप कितने ही धनवान बन जाए, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही सर, हमारे पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे जो युवा हैं उनको अगर टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कैरियर बनाने के लिए बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप कितना घंटा पढ़ते हैं। मैं तो एक शिक्षक हूँ, कितने घंटा पढ़ते हैं वो मैटर करता है, लेकिन वो बहुत मैटर नहीं करता है। आपकी पढ़ने की क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी होगी, हम 12 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं पटना मार्केट और मौरिया और पढ़ भी रहे हैं साथ में, तो रिजल्ट आपको बहुत मिलेगा 70% रिजल्ट मिलेगा। 95% के लिए आप पढ़ने समय सारे दुनिया को भूल जाइए। ना कोई माँ बाप है, ना आपका मामू है, ना आपका घर है, कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि तुम क्या देख रहे हो, तो बाकी लोगों ने कहा था कि पेड़ पौधा आम देख रहे हैं, चिड़िया का आँख भी देख रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा था, ये सब बच्चों को खाली पढ़ के इम्तहान नहीं देना चाहिए, ये सब जीवन में अनुकरण करने की चीज़ है। लेकिन बच्चे तो इम्तहान देते हैं, काम खत्म हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं तो खाली चिड़िया का आँख देख रहा हूँ। वही स्टूडेंट जीवन में आगे बढ़ेगा जो सिर्फ चिड़िया का आँख देखता है। जो पत्ता और आम भी देख रहा है वो कभी 98% नंबर नहीं लाएगा। तो पढ़ने की क्वांटिटी सिर्फ नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। सर, तो हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक शिक्षक को तुम शिक्षा देने का मौका दिए। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम में एक नए विशेषज्ञ के साथ। तो तब तक दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना DD बिहार। धन्यवाद।